हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज हम करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, इवन मैं बोलूंगी कि एक पूरे चैप्टर को खत्म। और ये चैप्टर आपका पाचन तंत्र जो आज हम करेंगे, ये कक्षा 7 की टेक्स्ट बुक आपकी एनसीईआरटी, कक्षा 10 और कक्षा 11, इन तीनों टेक्स्ट बुक्स में ये चैप्टर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आज मैं आपको क्लास 7th का भी कराऊंगी, क्लास 10th का भी कराऊंगी और क्लास 11th का भी पोर्शन कवर कराऊंगी। 11th क्लास की अगर मैं बात करूं तो डर मत जाना, एनसीईआरटी में आपका बहुत कुछ दिया है क्लास 11th की बुक में, पर यहाँ पर हम वही चीजें करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। और टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो टीआरई 4 में चाहे आप किसी भी वर्ग को बिलोंग कर रहे हो, 1 से 5, 6 से 8 या 9 से 10, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। मैं आपको बताती भी चलूंगी किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है। तो उन सारे बिंदुओं को आप रेड कलर से स्टार मार्क कर लीजिएगा, जिससे कि आप जब रिवाइज करेंगे तो आपके लिए वो इजीली फोकस्ड रहे आईज में कि ये मुझे पॉइंट जरूर देखना है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 2 सेशंस आपको मिल चुके हैं, जिसमें हमने क्या कंप्लीट किया है, क्लास 11th टेक्स्ट बुक का आपका और क्लास 10th का, ठीक है, मिलाकर मैंने उसमें आपको कंप्लीट करवाया है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है हमारा, जो आपका नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर है, जिसमें ब्रेन करा है हमने, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर करा है और इवन हमने ईयर और अपना आईज भी कंप्लीट कर लिया है। तो ये नहीं वीडियो देखा है तो जाकर देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें उसको देखने के बाद आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको बीच बीच में बताए हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम करेंगे अपना फिजिक्स को लेंगे, सारी चीजों को साथ में लेकर चलेंगे। अभी बायो कर रहे हैं, थोड़ा सा बायो 2-3 दिन हो जाएगा, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, इस तरह से चलता रहेगा। फिजिक्स का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब लोग नोट कर लो, चाहो तो पढ़कर आ जाना, नहीं तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगी। फिजिक्स का क्लास 9th का टॉपिक है आपका ग्रेविटेशन, और आपके एग्जाम में टीआरई 3 में आपके क्वेश्चंस आए थे ग्रेविटेशन से। तो मैं यहाँ पर आपको ग्रेविटेशन वाला पूरा चैप्टर कराऊंगी, विद न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। तो इन सेशन से जरूर जुड़िए, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। रही बात नोट्स की, तो मेरे पास जो भी हैंड रिटन नोट्स है मैं आपको वो प्रोवाइड कर सकती हूँ। अभी पीडीएफ नहीं बन पाई है, ना बन पा रही है, तो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं एनसीईआरटी से पढ़कर, वो मैं आपको पीडीएफ उसकी बनाकर सेंड कर दूंगी। टेलीग्राम से जुड़ जाओ, ठीक है, और मुझे पिंक कर देना, मुझे याद दिला देना, मैं वहां पर जरूर सेंड कर दूंगी। चलो आज का सेशन हम करने जा रहे हैं मानव पाचन तंत्र, हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो मानव पाचन तंत्र है, ये 2 चीजों में डिवाइडेड होता है। एक होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, जो कि स्टार्ट कहाँ से होती है, मुख से होती है, और कहाँ तक अंत होती है, एनस, जहाँ गुदा, वहां पर ये अंत हो जाती है। तो पहला पार्ट क्या हो गया इसका, एलिमेंट्री कैनाल, आपका आहार नाल। और दूसरा क्या चीज होती है, कुछ इसकी एसोसिएटेड ग्लैंड्स, या आप इसको सकते हैं जो सहायक ग्रंथियां होती हैं, हमारी पाचन क्रिया को करने में मदद करती हैं। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र बनता है। ठीक है, एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप चीजें करेंगे। बहुत आसानी से मैं आपको चैप्टर क्लास 11 तक के लेवल का समझा दूंगी। तो सेशन को पूरा देखिएगा, 2x पर देखिए, पर देखिए जरूर, ठीक है। और की पॉइंट जरूर नोट करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट, जो कि आपके लिए लास्ट में इंपॉर्टेंट रहता है रिविजन के समय के लिए। ठीक है, चलो आ जाओ एलिमेंट्री कैनाल। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम्स में। सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल जो आहार नाल है, इसकी लंबाई कितनी होती है। तो आहार नाल की लंबाई हो जाएगी आपकी, ये 32 फीट की आहार नाल होती है, जो कि स्टार्ट कहां से होती है, आपकी माउथ से स्टार्ट होती है, और अंत कहां होता है इसका, एनस या गुदा में इसका अंत हो जाता है। और मैं यहाँ पर चीजों को बायलिंगुअल रख रही हूँ, टर्म्स को बायलिंगुअल बोल रही हूँ, कोशिश पूरी कर रही हूँ बायलिंगुअल करने की, बाकी आप थोड़ा कॉपरेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहला पॉइंट की एलिमेंट्री कैनाल, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, पहला एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड, जिसको बोलते हैं सहायक ग्रंथियां। एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल, आहार नाल की लंबाई होती है 32 फीट। ठीक है, कहां से स्टार्ट होती है, मुख से स्टार्ट होती है, अंत कहां होता है, एनस गुदा में। ठीक है, नीचे सबसे नीचे वाला भाग होता है जो, तो ये हो गया माउथ से लेके एनस तक आहार नाल की लंबाई 32 फीट हो गई। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड की। तो इसमें हमको पढ़ना है लिवर के बारे में, पेनक्रियास के बारे में, फिर आपके इंटेस्टाइनल जूसेस जो सेक्रेट्स करते हैं, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अभी आगे चलकर। अभी हम इसको एलिमेंट्री कैनाल तक इधर वाले पोर्शन पे सीमित रहते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात क्या की मैंने, माउथ की बात करी। अच्छा, उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए, आपको कभी कभी स्टेप्स पूछे जाते हैं कि जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके स्टेप्स क्या है, क्या किस प्रक्रिया से, किस प्रोसेस से वो काम करता है। तो सबसे पहला स्टेप हो जाएगा आपका इंजेशन।
इंजेक्शन, इंजेक्शन मतलब अंत ग्रहण, किसी चीज को लेना अंदर, क्या चीज लेते हैं, खाना। इंजेक्शन के बाद आ जाता है डाइजेशन, मतलब उसका अब पाचन होगा, जो खाना लिया उसका क्या होगा, अब पाचन होगा। मैं एक एक स्टेप आपको बताती चलूंगी जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए ये चैप्टर। इस चैप्टर से बहुत लोगों को डर लगता है, और हाँ साथ ही साथ कई लोगों ने इसकी रिक्वेस्ट की थी कि इसके एंजाइम्स वाला पोर्शन भी मैं आपको करा दूं, तो मैं एंजाइम्स वाला आपको याद करवा दूंगी, रटवा दूंगी, बस ये है आपका काम कि आपको देखना है। चलो आज जो देख लो, इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, फिर हो जाता है हमारा एब्जॉर्प्शन, जो खाना खाया उसको क्या होगा, उसका अवशोषण होगा, अब मतलब उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसका एसिमिलेशन होता है, जो खाना खाया वो हर एक सेल, एसिमिलेशन, वो हर एक सेल क्या करेगी, अपने इस खाने को यूज करेगी, मतलब आत्मसात करेगी, ठीक है, आत्मसात करेगी, आत्मसात करण हो जाता है सिमुलेशन। और फिर लास्ट स्टेप होता है क्या, आपका इजेक्शन, मतलब जो खाना खाया, अब जो वेस्ट मटेरियल है उसका क्या हो जाएगा, उसका निष्कासन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके स्टेप्स, आपको स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5, एज सच आपको ये स्टेप्स याद रखते हैं। अंत ग्रहण, सबसे पहले खाने को मुख में लिया, मुख से खाना जब नीचे गया स्टमक में, वहां क्या हुआ, पाचन हुआ। पाचन आपका मुख में स्टार्ट हो जाता है, पर क्या है, ये स्टेप्स है आपको इस तरह से याद करने, मतलब मुख में हुआ तो मुख में पाचन स्टार्ट हो गया, तो उसका मतलब डाइजेशन मुख में स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर धीरे धीरे स्टमक में जाएगा, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, वो सारी स्टेप्स अभी हम समझेंगे। सबसे पहला मैंने क्या बोला, एलिमेंट्री कैनाल 32 फीट की होती है। फिर मैंने क्या बोला कि आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दो चीजों में बटा हुआ है, आहार नाल और आपका एसोसिएटेड ग्लैंड, जो कि आपकी सहायक ग्रंथियां होती है। फिर 32 फीट की होती है, हमने देख लिया। फिर स्टार्ट कहाँ से होता है, मुख से, अंत कहाँ होता है, इसका गुदा में होता है। फिर हमने देखा स्टेप्स ऑफ डाइजेशन, कि डाइजेशन के स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले खाना लिया, अंत ग्रहण, फिर खाने का पाचन शुरू हुआ, जो कि कहाँ स्टार्ट होता है, मुख में स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला डाइजेशन कहाँ होता है, मुख में होता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि सबसे पहला डाइजेशन कहाँ होता है, पाचन का सबसे पहली प्रक्रिया कहाँ होती है, आपकी मुख में होती है। और मुख में किस चीज का डाइजेशन होता है, तो मुख में स्टार्च मंड का डाइजेशन होता है, ठीक है। पॉइंट नोट कर लिया ना कि मुख में डाइजेशन तो हुआ, पर मुख में डाइजेशन किसका हुआ, स्टार्च का हुआ, ठीक है, स्टार्च का हुआ। और स्टार्च मतलब मंड, आपका मंड का डाइजेशन हुआ, और ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में, ठीक है। ये माल्टोज क्या है, आपका एक डाइसैकेराइड है, शुगर का फॉर्म है, ठीक है। स्टार्च था, स्टार्च कन्वर्ट हो गया किसमें, माल्टोज में। माल्टोज ये आपका पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ है शुगर, अभी ये अभी कार्बोहाइड्रेट पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ है, पूरा सिंपलेस्ट शुगर में नहीं टूटा है। क्या हुआ यहाँ पर, स्टार्च, स्टार्च मंड, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ, मुख में। और मुख में किसका डाइजेशन हुआ, कार्बोहाइड्रेट के, स्टार्च का, मंड का। और मंड टूटा किसमें, आपका माल्टोज में टूट गया, जो कि एक क्या है, एक डाइसैकेराइड है, ठीक है। यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई। अभी सारी एंजाइम्स हम देखेंगे किस तरह से मुंह में कौन कौन सी एंजाइम्स होती है, स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, ठीक है। फिर डाइजेशन हो गया, मुख में स्टार्ट हो गया, फिर बाकी डाइजेशन कहाँ होता है, आपका स्टमक में, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर एसिमिलेशन, आत्मसातकरण होता है। अवशोषण मतलब कि जो खाना खाया, अब वो क्या करेंगे, सेल्स उसको एब्जॉर्ब करेंगे ब्लड वेसल्स के हेल्प से। फिर ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, हर एक खाने को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचा देंगे, इसको बोलते हैं आत्मसातकरण। जब खाना सेल्स यूटिलाइज कर पाए, कोशिकाएं उस खाने को उपयोग में ला पाए अपने आगे मेटाबॉलिक कार्य को करने के लिए, तब वो चीज हो जाती है सिमुलेशन, फिर रिजेक्शन, बाहर निकाल देना, ठीक है। यहाँ तक सबको बातें आई होप क्लियर हो गई होंगी। चलो आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, यहाँ पर लिखा है कि जो हमारी बकल कैविटी है, बकल कैविटी मतलब मुख गुहा, जो खाना हम खाते हैं तो सबसे पहले कहाँ चला जाता है, आपका मुख में जाता है, तो उसका मतलब ये मुख गुहा, मुख में गया खाना। अब मुख में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, एक तो होता है दांत, ठीक है, सबको पता है दांत कट 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 आवाज आती है। दूसरी चीज क्या होती है, टंग, टंग जिसकी मदद से मैं बोल भी पा रही हूँ, और जिसकी मदद से मैं खाने को क्या है, मिक्स भी कर पा रही हूँ। उसमें से सलाइवा निकल रहा है, जो कि खाने को मिक्सिंग में, खाने को तोड़ने में मदद कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। क्या वो मैंने बोला कि मुख में क्या हुआ, आपका बकल कैविटी, बकल कैविटी, बकल कैविटी किस किस चीज से बनी है, दांत से बनी है और आपकी टंग से बनी है। अब देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चंस आपके आते हैं। पहली चीज, डेंटल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो डेंटल फॉर्मूला को पता करने के लिए आपका देखो, बच्चों में का डेंटल फॉर्मूला अलग होता है। अगर मैं यहाँ पर डेंटल फॉर्मूला बोलूं तो डेंटल फॉर्मूला आपका चाइल्ड का अलग होगा और एडल्ट का अलग होगा। ये हो गए एडल्ट और ये हो गए आपके
चाइल्ड। ठीक है, सब चीज नोट करते चलना जरूर से। उससे पहले ये समझ लो कि हमारे पास कितने तरीके के दांत होते हैं। तो सबसे पहला होता है इंसीजर, कृंतक, जिससे हम काटते हैं। ठीक है, फिर हो गया आपका कैनाइन, जिससे हम फाड़ते हैं, साइड के जो नुकीले दांत होते हैं, रत्नक। फिर होते हैं प्रीमोलर्स, फिर मोलर्स। ठीक है, प्रीमोलर्स फिर मोलर। सबसे पहले हमारे कृंतक, रत्नक, अग्र चवर्णक और फिर आपके चवर्णक या फिर आपके दाढ़, जिसको मोलर बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब सॉरी, इसके कितने नंबर होते हैं, तो कितना हो जाएगा, इंटीजर 6 नंबर, 6 मतलब 6 इंटीजर्स होते हैं, तो डबल कर देना, इंटू 2 कर देना। ठीक है, 6 ऊपर 6 नीचे, इस तरह से। कैनाइंस 6, 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है, फिर आपके 6 10 12 और फिर ये हो जाएगा आपका 12 और 4 16, 16 दूनी 32। तो इस तरह से आप इसको टोटल इंटू 2 कर दीजिएगा। तो ठीक है, 6 4 2 4, इस तरह से आपके ये यहाँ पर इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स प्रेजेंट होते हैं। कृंतक, आपके रंध्रक, अग्रचवर्णक और चवर्णक या दाढ़ यहाँ तक प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब देखो, अब डेंटल फॉर्मूला निकालना है। तो डेंटल फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या देखा, इंसीजर, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कैनाइंस, फिर हमने देखा प्रीमोलर्स और फिर हमने देखा मोलर्स। ठीक है, ये हमने देखा। ठीक, अब देखो यहाँ पर डेंटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 1 2 3, किसका, आपका एडल्ट का। एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला 21 23 से याद रखो, 21 23 21 23। ठीक है, अब देखो चाइल्ड में एक क्वेश्चन आया है, आपके ही अदर एग्जाम्स में आया है कि चाइल्ड जो बच्चा होता है उसमें किस तरह के, मतलब बच्चे में कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं। अब उसमें किस तरह के दांत जो है वो एब्सेंट होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कि बच्चों में प्री मोलर्स नहीं पाए जाते, अग्र चवर्णक नहीं पाए जाते, ये बाद में डेवलप होते हैं। तो अग्र चवर्णक बच्चों में नहीं पाए जाते, तो इसीलिए इनका डेंटल फॉर्मूला क्या बन जाता है, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। ठीक है, तो इनका डेंटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2102। ठीक है, ये प्रीमोलर्स नहीं होते तो उसकी जगह 0 हो गया, तो 2102 क्या हो जाएगा आपका, ये बच्चों का डेंटल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको बातें क्लियर हो गई। और डाइफोडोंट, बच्चों ये दांत होते हैं इनको डाइफोडोंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक बार टेम्पररी टीथ आते हैं जो कि आपके दूध के दांत होते हैं, और एक बार परमानेंट आते हैं जो कि आपके स्थायी रूप से प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। यहाँ तक सबके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आई होप, और आप नोट करते हुए चल रहे होंगे। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं जीभ के बारे में। तो जीभ हमारी मूव करती है, मूव कर रही है ना, मैं बोल रही हूँ मेरी जीभ मूव कर रही, नहीं मूव पकड़ लो, क्या अगर मैंने पकड़ लिया तो क्या मेरी जीभ मूव करेगी, नहीं मूव करेगी, और साथ साथ मैं बोल भी नहीं पाऊंगी। इसका मतलब कि जीभ को, मेरे को आवाज को निकलने के लिए या मुझे कुछ खाने के लिए, उसको ऐसे ऐसे च्यू करने के लिए मेरी जीभ का मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि टंग इज अ, कौन किस तरह का ऑर्गन है, जो हमारी जीभ है वो किस तरह का अंग है शरीर का, तो मांसपेशी अंग है, मस्कुलर ऑर्गन है, इस बात को नोट करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो टंग है वो यहाँ से जुड़ी हुई है, बेस से आंख और ये वाला हिस्सा क्या है, अंदर से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब एक फ्लोर पे, ये जो जॉ है हमारी, जो जबड़ा है, इसके फ्लोर से जुड़ी हुई है। तो ये जब अटैच से फ्लोर से जुड़ी होती है, तो जिस पोर्शन से ये जुड़ी होती है, ये क्लास 11th का है, ये इतना सा टॉपिक इधर से जो लिखा हुआ है, तो इसको नोट कर लेना, एक बार सुन लेना, कभी आ जाए मान लो तो इसमें ये ना हो कि आपको आता ना हो। तो क्या इससे जुड़ी होती है, ये फ्रेनुलम से जुड़ी होती है, हिंदी में भी इसको फ्रेनुलम ही बोलते हैं। तो जो आपकी टंग है, वो टंग जो यहाँ पे जॉ से जुड़ी हुई है, निचले भाग से जो ऐसा तार सा होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, उसको फ्रेनुलम बोलते हैं, हिंदी में भी इसको फ्रेनुलम बोलते हैं। तो टंग किससे अटैच्ड है, फ्रेनुलम से अटैच्ड है। अब देखो, टंग के ऊपर सब लोग अपनी जीभ को देखना, शीशे में कुछ बूंदी 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 जैसी दिखती होगी, है ना, टंग के ऊपर कुछ ऐसी छोटी छोटी डॉट्स सी दिख रही है। तो वो डॉट्स क्या होते हैं, वो पैपिले होते हैं। वही पैपिले क्या काम करते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं। तो टेस्ट बड मतलब कि हमारी क्या हो गई है, स्वाद कलिकाएं। तो स्वाद कलिकाएं जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, ऊपर सतह के, टंग के ऊपर की सतह पर प्रेजेंट होती है, जिनको पेपिले बोलते हैं। हिंदी में भी पेपिले, इंग्लिश में भी पेपिले, और इसको टेस्ट बड या स्वाद कलिकाएं बोला जाता है। अब पेपिले कितने प्रकार के हैं उतना डीप में मत जाओ, यहाँ पर देखना है कि टेस्ट बड कौन कौन से कहाँ प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका, ये नीचे वाला, सबसे नीचे वाला, टंग का नीचे वाला जब टिप होती है वहां पर हमको मीठा समझ में आता है। ठीक है, साइड के हिस्सा, आगे का अग्र साइड वाला हिस्सा हो गया, है ना, सॉल्टी। फिर पीछे का हिस्सा हो गया कैसा, खट्टा। और एकदम पीछे जो एकदम तालू के एकदम नीचे होता है, वो होता है हिस्सा कैसा,
कड़वा सेंस करने वाला। ठीक है, यहाँ तक सबको बातें क्लियर हो गई। मैंने क्या क्या बोला, मैंने बोला कि जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल और साथ ही साथ हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बनी होती है। आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है, जो कि मुख से स्टार्ट होती है और गोदाम में जाकर खत्म होती है। दूसरी बात, आहार नाल में हमारा स्टार्ट हुआ मुख, तो मुख में क्या है, डाइजेशन सबसे पहले होता है। तो किस चीज का डाइजेशन सबसे पहले होता है, तो स्टार्ट डाइजेशन कहाँ हो जाता है, पाचन कहाँ क्रिया स्टार्ट हो जाती है, मुख में स्टार्ट हो जाती है। और किस चीज का डाइजेशन होता है, मंड का डाइजेशन होता है। मंड किसमें परिवर्तित होता है, तो मंड क्या है, एक आपका एक कॉम्प्लेक्स आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट एक जटिल रूप है। तो जटिल रूप किसमें कन्वर्ट होगा, सरल में। अब सरल में पूरे सरल में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, तो किसमें कन्वर्ट होगा, डाइसेक्राइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं माल्टोज। तो इसका मतलब यहाँ पर लगभग 30% क्या है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है किसमें, मुख के अंदर। तो मुख में डाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। अभी हम देखेंगे डिफरेंट एंजाइम्स, वो भी आप चिंता मत करिएगा। ठीक है, देख सभी वही देखने वाले। फिर हमने देखा क्या, फिर हमने इसके बाद देखा कि टीथ हमारे क्या हो जाते हैं, कृंतक आपके, फिर आपके रदनक, फिर आपके अर्धचवर्णक, फिर आपके चवर्णक, प्रीमोलर्स, मोलर्स, आपके कैनाइन्स, प्रीमोलर सॉरी इंसीजर्स, फिर आपके कैनाइन, फिर आपके प्रीमोलर्स, फिर मोलर्स। इसी सीक्वेंस में याद करना है, क्योंकि डेंटल फॉर्मूला इसी सीक्वेंस में ही रहता है। ठीक है, 6 4 2 4 इतना इंटू 2, ठीक 32 हो जाएंगे दांत। बच्चों में क्या होता है, प्रीमोलर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, मतलब अर्धचवर्णक नहीं होते हैं, तो उसका डेंटल फॉर्मूला 2102 हो जाता है, हमारा 2123 होता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। फिर हमने क्या देखा कि टंग क्या होती है, फ्रीली मूवेबल होती है। किस चीज से अटैच होती है, नीचे बेस से, फ्रेनलम हिंदी में फ्रेनलम और इंग्लिश में फ्रेनलम। अब एक और चीज है क्या, कि कुछ बिंदी पाई जाती है ऊपर, जिसको बोलते हैं पेपिला। कहाँ पर, सरफेस जो सतह है जीभ की, उसके ऊपर। ठीक, वो क्या काम करती है, उसका काम होता है टेस्ट बड्स का बनाना, मतलब टेस्ट बड को, आपकी स्वाद कलिकाओं को ये बनाती है, जिसमें कि डिफरेंट तरह के स्वाद आप सेंस कर पाते हैं। तो मैं सोचो कि एक टेस्ट बड का एरिया जो होता है, पेपिले बहुत तरीके के होते हैं, 3-4 तरीके के। अब एक पेपिले 1600 टाइप्स के टेस्ट को सेंस कर सकता है, मतलब तुम सोच सकते हो। फिर एक टेस्ट बड 250 लगभग टेस्ट को सेंस कर सकता है, समझ सकता है कि ये टेस्ट कैसा है। तो इतने ज्यादा इफेक्टिव और इतने ज्यादा क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं हमारे टेस्ट बड्स। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए अब देख लेते हैं इसके बाद सलाइवरी ग्लैंड जान लेते हैं, लार के बारे में, आपके सलाइवा के बारे में। तो सलाइवा में सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्लास 11 की बुक में लिखा है। ठीक है, आपके 10th तक की बुक में इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है, तो सिर्फ सुन लो एक बार, और बाकी 9 10 तो 6 to 8 वाले एक बार नोट कर लेंगे। ठीक है, क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं आपके, आप याद कैसे रखेंगे, नकल से, नकल NA न क और ल। ठीक है, NA नकल से याद रखना, न क ल, तो भूलोगे नहीं। Na पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम K+ और Cl- नकल। और साथ ही साथ आपका HCO3- भी एक और होता है, तो उसको HCO3-। ठीक है, चलो, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या प्रेजेंट हुए आपके, नकल और HCO3-। ठीक, साथ याद हो गया। अब देखो एंजाइम्स, अब कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होती है आपके सलाइवा में। ठीक, तो ये एंजाइम्स क्या करेंगी, ये एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प करेंगी, जैसे कि सलाइवरी अमाइलेज। तो पहली एंजाइम क्या हो गई, सलाइवरी अमाइलेज। हिंदी में भी यही है, इंग्लिश में भी यही है। ठीक है, तो सलाइवरी अमाइलेज क्या काम करती है, ये आपके स्टार्च को, मंड को डाइजेस्ट करती है। और मंड को क्या है, ये आपका जटिल रूप है, तो ये जटिल मंड को किस में कन्वर्ट कर देती है, एक सिंपलर या आपका ये डाइसेक्राइड में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं क्या, लाइजोजाइम। लाइजोजाइम का काम क्या होता है, ये एक तरह से एंटीबैक्टीरियल होता है। जो भी हम खाने के साथ खा रहे हैं, तो कुछ बैक्टीरिया भी अंदर एंटर हो जाते हैं, कुछ जीवाणु भी आ जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया को, जीवाणु को रोकने की या उनको मारने की क्षमता रखता है कौन, लाइजोजाइम। तो ये क्या है, एक तरह का किलर है। ठीक है, किलर है, और किसको किल करते हैं, जीवाणु को ये मार देते हैं, लाइजोजाइम्स। ठीक है, तो 3 चीज हमने देखी सलाइवा में। पहले इलेक्ट्रोलाइट्स, नकल NaKCl, नकल देखी इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में। दूसरा हमने देखा HCO3-। फिर हमने देखा क्या, ये अमाइलेज कौन सा, सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, ये स्टार्च मंड को कन्वर्ट कर देगा माल्टोज में। और ये सिंपलर होता है फॉर्म किसका, जटिल रूप से थोड़ा कम, तो मतलब डाइसेक्राइड फॉर्म में। अभी फर्दर टूटेंगे आगे चलकर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसी जगह होती है जहां पर डाइजेशन, जो आपकी पाचन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है, अभी हम आगे देखेंगे। ठीक, लाइसोजाइम किलर सेल्स, किलर्स होते हैं इसमें, किलर एंजाइम से ये जो कि किल करती हैं जीवाणु, जो भी खाने के साथ अंदर एंटर कर जाता है उसको ये मार देती है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं क्या, सलाइवरी ग्लैंड्स। कुछ हमारे मुंह में ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां, इनको बोलोगे लार ग्रंथियां।
अब ये लार ग्रंथियों का काम क्या हो जाएगा आपका, लार ग्रंथि का, तो ये 3 पेयर्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। लार ग्रंथि 3 पेयर्स से प्रेजेंट होती है। पहली पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, 9 to 10, 6 to 8 वाले आप लोग नोट कर लीजिए, 1 to 5 वालों आप लोग उसको स्किप कर देना, ठीक है। पैरोटिड, पैरोटिड, तो ये पैरोटिड कहाँ मिलती है, हमारी चीक्स में। चीक्स में कौन सी ग्रंथि प्रेजेंट है, लार ग्रंथि, अंदर की तरफ, ये है पैरोटिड। फिर है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, इसको हिंदी में भी सब मैंडिबुलर ही बोलते हैं। ये हमारी लोअर जॉ, नीचे की जॉ का हिस्सा जो यहाँ सरल सा दिखता है वो आपका सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर है। सबलिंगुअल, सबलिंगुअल बिलो द टंग, बिलो द टंग, नीचे, टंग के नीचे वाला जो एरिया है वो सबलिंगुअल है, सबलिंगुअल हिंदी में भी बोलते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड 3 तरह की ग्लैंड से बनी होती है, 3 पेयर्स होते हैं इसके लार ग्रंथि के। पहला सब आपका क्या हो जाएगा, ये पैरोटिड, फिर सब मैक्सिलरी, फिर सबलिंगुअल, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। पैरोटिड आपकी चीक्स वाली बोन, फिर आपकी ये साइड वाली बोन लोअर जॉ, और फिर आपकी बिलो द टंग, ठीक, इतना सबको क्लियर हो गया। चलो अब बात कर लेते हैं, क्या देखो, खाना हमने लिया था, खाना हमने मुख से खाया, मुख से धीरे धीरे नीचे उतरेगा, तो ये ग्रसनी से उतरेगा, ग्रसनी ईसोफेगस से खाना नीचे उतरेगा। अब ग्रसनी में एक तरह का मूवमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, और आपके एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया है क्या, कि खाना किस कौन से ऐसे मूवमेंट को क्रॉस करता हुआ नीचे आया है। मैंने जब प्रीवाईक्यूज आपको करवाए थे तो उसमें मैंने क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। तो कौन सा ऐसा मूवमेंट है, क्रमानुकंचन आपकी प्रक्रिया होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। तो कौन सा मूवमेंट हो गया आपका, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या क्रमानुकंचन मूवमेंट के प्रक्रिया के हिसाब से खाना नीचे आता है। जैसे आप चलता हुआ आपने स्नेल देखा होगा या अर्थवर्म देखा होगा, तो कुछ आगे पीछे इस तरीके से चलता है, तो खाना भी ऊपर नीचे होता है और नीचे धीरे धीरे सरकता चला जाता है। तो पहला डाइजेशन कहाँ हुआ था, मुख में हुआ था, स्टार्च का डाइजेशन। अब हमारा खाना कहाँ एंटर करेगा, हमारा खाना एंटर करेगा स्टमक में, ठीक है। तो यहाँ पर आप बात करेंगे स्टमक की। स्टमक का एरिया, आपका अमाशय का एरिया अब हम देख रहे हैं, स्टमक जहां पर पाचन फर्दर होगा। तो स्टमक में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट सब लोग मार्क कर लें। तो स्टमक की बात मैंने करी क्या, कि स्टमक में जो आपका प्रोटीन है इसको कन्वर्ट होके क्या बनेगा, ये आपका पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस बनेगा, ठीक है। फिर दूसरी बात कि आप खाना मुख से गया और स्टमक में आ गया, स्टमक में क्या प्रेजेंट होती है, आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का क्या, आपको 3 चीज याद रखनी है। पहला हो जाता है इसमें म्यूकस, तो सबसे पहले भी हम स्टमक को देख रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका म्यूकस। म्यूकस का काम क्या है, म्यूकस का काम है कि जो आपकी दीवार होती है, इसके स्टमक की दीवार की लाइनिंग पे ये म्यूकस प्रेजेंट होता है, जिससे कि अगर वहां का मीडियम, अगर क्या स्टमक का मीडियम आपका, वहां का माध्यम जो होता है, जो आपका पूरा तरल माध्यम होता है, वो कैसा होता है, वो आपका एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। तो उससे आपकी जो स्टमक की वॉल है इसमें कोई छिद्र ना हो जाए, छेद ना हो जाए, इसलिए ये म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो ये लाइनिंग बनाता है, एक तरह की परत बनाता है, ये परत बनाता है किसके तरफ, आपके वॉल्स पे, और वॉल्स किसकी, आपके स्टमक की वॉल्स पे एक लाइनिंग बनाता है, तो ये इसको प्रोटेक्ट कर रखता है। दूसरा काम आपका क्या हो गया, दूसरा आपको यहाँ पर याद रखना है HCl का रोल। तो यहाँ पर HCl जो प्रेजेंट होता है स्टमक में, इसका काम क्या होता है, ये एक्टिव करता है किसको, पेप्सिनोजेन को, ठीक है। किसको एक्टिव करेगा, ये पेप्सिनोजेन को, पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन को ये एक्टिव करता है और कन्वर्ट कर देता है किसमें, पेप्सिन में। तो इसका मतलब ये अब एक्टिव फॉर्म हो गया, सक्रिय फॉर्म हो गया, और ये कैसा था, इनएक्टिव था। क्या, पेप्सिनोजेन इस पे एक्ट करा क्या, HCl, और कन्वर्ट हो गया पेप्सिन। मैंने क्या बोला, स्टमक, स्टमक में किसका डाइजेशन हो रहा है, प्रोटीन का, प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में, ठीक है। नहीं भी याद रखोगे जितना समझ लो, प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टमक में। अब यहाँ पर एंजाइम हो जाती है इंपॉर्टेंट, जो क्या एंजाइम है आपकी, पेप्सिनोजेन, 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 ठीक है। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म है, इसको एक्टिव कौन करेगा, HCl। अगर हमारे स्टमक में HCl नहीं होगा, वहां का माध्यम आपका अम्लीय नहीं होगा, तो ये पेप्सिनोजेन कभी भी कन्वर्ट इनएक्टिव से एक्टिव पेप्सिन में नहीं होगा। और पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन का काम है यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन कराना। तो प्रोटीन का डाइजेशन जो मैं इतनी देर से आपको बोल रही हूँ, वो किसकी मदद से होगा, वो होगा आपका पेप्सिन की मदद से, और ये टूटेगा किसमें, प्रोटियोजेस में और आपका पेप्टोन्स में, ठीक है। तो प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में किसने करवाया, आपका इनएक्टिव पेप्सिनोजेन, जब HCl की हेल्प से एक्टिव होकर एक्टिव पेप्सिन बनाया। अब एक्टिव पेप्सिन क्या करेगा, आपका डाइजेशन करेगा प्रोटीन का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक और इंपॉर्टेंट इसमें एक एंजाइम होती है रेनिन। तो रेनिन, रेनिन आपने सुना होगा, रेनिन बच्चों में काम होती है रेनिन का। तो रेनिन एक एंजाइम है,
जो कि आपके बच्चों में पाई जाती है और ये मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये भी कहाँ होता है, इसका भी डाइजेशन क्या होता है, इसका भी डाइजेशन आपका स्टमक के अंदर, पेट के अंदर होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए। मैंने क्या बोला, मुख वाला बताया, स्टार्च का डाइजेशन मुख में स्टार्ट हुआ, कन्वर्ट किसमें हो गया, मंड में, डाइसेकेराइड में, किसकी हेल्प से, सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से। फिर इसमें दो दूसरे एंजाइम्स होते हैं आपके, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम का काम क्या होता है, जीवाणुओं को मारना। फिर एक और चीज हमने देखी थी क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं आपकी नकल और आपका HCO3 माइनस। इतना सबको याद हो गया, मेरे हिसाब से याद हो गया होगा। अब देखते हैं क्या डाइजेशन, डाइजेशन में हमने देख लिया माउथ का डाइजेशन हो गया, माउथ में स्टार्च का। अब हमको डाइजेशन कराना है प्रोटीन्स का, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हुआ हमारे स्टमक में। स्टमक में कैसे डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, HCl बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी एनसीईआरटी क्लास 10 में लाइन लिखी है कि अगर HCl नहीं प्रेजेंट होगा, इसका मतलब कि अगर आपका जो अम्लीय माध्यम नहीं होगा स्टमक का, आपका पेट का, तो कभी भी ये एंजाइम जो पेप्सिनोजन है ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी। मैं साइड इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी और प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। इसलिए वहां के माध्यम का अम्लीय होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कहाँ का, आपका स्टमक का। स्टमक का अगर माध्यम अम्लीय है और उसकी वॉल्स में छिद्र ना हो जाए, इसलिए वहां पर लाइनिंग प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं म्यूकस की लाइनिंग। ठीक है, तो ये तीन चीज क्लियर हो गई। अब ये चौथी चीज क्या हमने देखी थी कि रेनिन, रेनिन कहाँ पे, रेनिन क्या है, ये भी तरह से प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पर ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। कौन से, किसमें, छोटे बच्चों में। ठीक है, यहाँ तक सबको पॉइंट्स मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड तक हमारा काम हो गया खत्म। अब देखो, अब इसके बाद हमने क्या किया, हम स्टमक में पहुंच चुके हैं। स्टमक की एक चीज और देख लो, क्लास 6 to 7, क्लास 9 to 10 वाले लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि स्टमक के पास तीन तरह की जो स्टमक जो है आपकी लेयर्स से बना होता है, या स्टमक में, स्टमक लेयर्स नहीं बोलेंगे, स्टमक के पार्ट्स हैं ये। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्टमक। तो स्टमक का पार्ट सबसे पहला क्या हो गया, फंडस, फिर कार्डियक, फिर बॉडी, फिर पाइलोरिक। तो ये सिर्फ क्लास 11 की बुक में एक है आपका टॉपिक, इसको एक बार जरूर से निगाह डाल लो, क्योंकि आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने में आ जाता है, तो आप मोर देन वन ऑफ द अबव में आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो फंडस, फिर कार्डियक, फिर बॉडी, फिर पाइलोरिक। पाइलोरिक एरिया से क्वेश्चन कई बार आया है कि वो कौन सा पार्ट है स्टमक का जो कि छोटी आंत से जुड़ा होता है। तो ये आपका यहाँ पर जाकर जब ये आपका जेजनम हो जाएगा, ये आपका डियोडेनम हो जाएगा, डी शेप का डियोडेनम हो जाएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाती है आपकी छोटी आंत। ठीक है, इस तरीके से। तो पाइलोरिक एरिया, हिंदी में भी पाइलोरिक बोलते हैं, पाइलोरिक एरिया ऐसा भाग है स्टमक का जो कि किससे अटैच होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होता है। प्लीज इस पॉइंट को नोट करके सभी 6 to 8 और 9 to 10 वाले लोग लिखकर रखेंगे अपने पास। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बॉडी, और ये कार्डियक, FCBP, FCBP। ठीक है, FCBP से याद कर लो, ब्लड प्रेशर, और CF, FC जैसे भी याद करो। ठीक है, तो फंडस, फंडस देखो आप कैसे याद करोगे, हम फंडस, खाना खाया, और कब खाया, फंडे वाले दिन खाना खाया। फंडे मतलब संडे वाले दिन फन था, बहुत ज्यादा मस्ती में थे तो खाना खाया, फंडे वाले दिन खाना खाया। फंडस ऊपर विभाग, बहुत ज्यादा खुश थे, ऊपर से बहुत ज्यादा खुश थे। तो अब इफेक्ट किस पे है, कार्डियक पे इफेक्ट है, सिर्फ याद करने का तरीका है। हार्ट पर इफेक्ट आ गया, फिर हमारे पूरे शरीर पे इफेक्ट आ गया, फिर पाइलोरिक, फिर हम एकदम पागल से हो गए। तो ये याद करने का तरीका होता है किस तरीके से, फंडस, फंडस खाना, पेट की बात हो रही है तो फंडे, फंडे मतलब खाना खाया, खाना खाया तो किस पे इफेक्ट किया, कार्डियक, कार्डियक आपके एक हार्ट पे इफेक्ट किया। देखो इससे क्या होता है, रिलेट हो जाती है चीजें और आप एग्जाम में इसको रिकॉल कर पाते हैं। क्या मैंने बोला, खाना खाया फंडे वाले दिन, तो मतलब फंडस। ठीक है, फंडस हो गया, याद हो गया, फंडस, 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 फंडस। अब दूसरा क्या है याद करना आपको कि खाना खाने के बाद क्या हो गया, हार्ट पे इफेक्ट आया, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा फन किया और बहुत ज्यादा खा लिया मिर्च मसाला, तो हार्ट पर इफेक्ट आया, तो कार्डियक। अब हार्ट के साथ साथ जब हार्ट को दर्द हो रहा है तो उसका मतलब पूरी बॉडी में ही इफेक्ट आएगा, तो हार्ट के बाद बॉडी हो गया, कार्डियक और बॉडी। फिर क्या हो गया, पाइलोरिक। अब हम थोड़े से पगला से गए, एकदम से अनकॉन्शियस स्टेट में आ गए, तो पाइलोरिक हो गया, एकदम पगला से गए। तो यहाँ से आपको चीजें रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत वो एक जगह होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करो सभी वर्ग वाले, चाहे कक्षा 1 से 5 हो, चाहे 6 से 8, चाहे 9 से 10, सबको इंपॉर्टेंट मार्क करना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी जगह है जहां पर आपका एब्जॉर्प्शन भी होता है, अवशोषण भी होता है, साथ साथ आपका पाचन की क्रिया भी होती है, और यहाँ पर ऐसी जगह पर पाचन की क्रिया कंप्लीट होती है। ठीक है, पाचन की क्रिया यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, कहाँ पर आपकी
स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में, तो यहाँ डाइजेशन भी होगा और आपका क्या होगा, अब्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्या, आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। देखो मैं अभी इसका डाइजेशन वाला पार्ट आपको अलग से बताऊंगी पूरा रब पर, क्योंकि आपको चार्ट याद करना पड़ेगा, ठीक। अभी एब्जॉर्प्शन समझ लो, तो यहाँ पर क्या है, विलाई प्रेजेंस होते हैं, जो कि आपके फिंगर नुमा स्ट्रक्चर होते हैं कुछ इस तरीके से, और इनका काम क्या होता है, ये इनके पास प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। इनके पास इस तरीके से ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि खाने को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, और सेल और ब्लड जो है वो सारे सेल्स तक इन खाने को पहुंचा देता है। तो एब्जॉर्प्शन का काम क्या हो गया, विलाई के थ्रू हो जाता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया इस बात, और हर एक सेल तक खाना पहुंच जाएगा। तो इसके बाद जो आ जाता है आपका अवशोषण, अवशोषण तो हो गया, आपका आत्मसात्करण। आत्मसात्करण जहां पर खाना, अब हर एक सेल जब खाने को यूज करेगी, तो इसको बोलते हैं जब खाने को यूज करेगी, तो जब खाने को यूज करेगी तो उसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, ठीक है। तो ये एसिमिलेशन की प्रक्रिया भी स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा ही हो रही है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर रिलेट करके रखनी है, डाइजेशन। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने अभी आपको बोला ही है कि स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहां पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है जो कि जटिल रूप में था, वो अब कन्वर्ट हो जाएगा इसमें सिंपलर फॉर्म में, ठीक है। फिर आपका प्रोटीन जो एक जटिल रूप था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका पेप्टोन पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्टोन प्रोटियोसिस में। आपका फैट्स पे भी यहाँ डाइजेशन स्टार्ट होगा, तो फैट्स आपको कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फैटी एसिड्स, और आपका ग्लिसरॉल में सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इंपॉर्टेंट बात कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स आपको 1 to 5 वाले लोग जरूर उसको नोट करेंगे कि छोटी आंत के पार्ट्स क्या है, कई बार पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला पार्ट हो गया, अब आप यहाँ देखेंगे सब लोग, ये यहाँ से ये स्टमक था, स्टमक से क्या होगा, घूमा हुआ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, ऐसा स्ट्रक्चर, ये डी नुमा स्ट्रक्चर, तो ये हो जाता है आपका डियोडेनम ग्रहणी। तो डियोडेनम वो एक भाग होता है जहां पर आपका स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ी होती है। यहाँ पे स्टमक था और स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, तो इसका ये एरिया, बीच का एरिया डियोडेनम हो जाता है। फिर इसका मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन किस किस चीजों से बनी है मिलकर, तो पहला हो गया आपका डियोडेनम, फिर हो जाता है आपका जेजनम, और फिर हो जाता है आपका इलियम। इलियम जो होता है हाईली कॉइल्ड, बस इतना याद रखो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट, डियोडेनम, जेजनम और इलियम। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट, सीकम, कोलॉन और रेक्टम। और सीकम, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, एक और पॉइंट को नोट करेंगे, सीकम एरिया जो होता है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का, बड़ी आंत का। इस सीकम के एरिया में क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे पाचन क्रिया में मदद करते हैं, जो कि हमारे लिए एक तरह से यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो कहां पर रहते हैं, ये आपके सीकम एरिया में रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को नोट करेंगे, ठीक। फिर कोलॉन में भी हमने देखा कि ये आपका असेंडिंग कोलॉन, फिर ये ट्रांसवर्स कोलॉन, फिर आपका ये डिसेंडिंग कोलॉन। असेंडिंग कोलॉन इस तरह से बढ़ता हुआ, फिर ट्रांसवर्स कोलॉन इस तरह से इस एरिया में गया हुआ, फिर डिसेंडिंग कोलॉन नीचे गिरता हुआ, और फिर आ जाएगा रेक्टम एरिया, मतलब मलाशय, जो कि आपका किससे जुड़ा होता है, गुदा से जुड़ा होता है। तो ये आपका डिसेंडिंग कोलॉन, और फिर आपका ये रेक्टम से जुड़ा, फिर ये एनस जहां से आपका स्टूल निकल जाता है बाहर। यहां तक सबको पॉइंट्स क्लियर हो गए, ठीक है। चलो अभी आपका सिर्फ 2 चीज बचा है, सिर्फ 5 से 6 मिनट का टॉपिक बचा है, फिर ये आपको पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या बचा है यहाँ पर, मैं आपको डाइजेस्टिव जो कि आपका सिस्टम है पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन का, आपको चार्ट बनवा दे रही हूँ। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का सुन लो, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ भी नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन में ही वो एक एरिया होता है जहां पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। तो एग्जाम में एक और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा भाग है आपका एलिमेंट्री कैनाल का जहां पर किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं पाया जाता। तो पहली बात आप नोट करेंगे कि पहला भाग क्या हो जाएगा आपका, ओएसोफेगस, जिसको आप ग्रसनी बोलते हैं, यहाँ पर किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। दूसरा भाग आपको याद रखना है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत होती है, यहाँ पर भी आपका किसी भी तरह का कोई भी डाइजेशन नहीं होता। तो बड़ी आंत और आपका ग्रसनी, यहाँ पर ये 2 ऐसे अंग होते हैं जिसके आपके एलिमेंट्री कैनल, आहार नाल के, जहाँ पर किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता। तो इसका मतलब अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा होगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन में अवशोषण होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन किस चीज का होता है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंटली आप याद रखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, कुछ सॉल्ट्स का, ठीक है। फिर कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस जो कि जा रहे हैं वेस्ट के फॉर्म में, तो इन सब चीजों को क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। फिर जो लेफ्ट बच जाएगा, जो कि आपका डिस्चार्ज में निकल जाएगा एनस के थ्रू, गुदा के थ्रू।
कहाँ से होता हुआ आपका रेक्टम, तो एनस के जस्ट ऊपर होता है मलाशय जिसको बोलते हैं रेक्टम, और उसके ऊपर क्या है तो कोलॉन, कोलॉन इधर ट्रांसवर्स, इधर क्या हुआ डिसेंडिंग, फिर बीच में ऐसा वाला ट्रांसवर्स, फिर क्या हुआ असेंडिंग, तो आरोही अवरोही, इस तरह से आपको इसको याद रखना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो ये सारा पोर्शन आपको कंप्लीट हो जाता है। अभी हम जल्दी से कर लेते हैं, मैं आपको यहाँ चार्ट बना देती हूँ जिससे कि आपको जो लास्ट जो एक इंपॉर्टेंट है क्या कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन किस तरह से कंप्लीट हो रहा है, आपके एनसीईआरटी क्लास 11 बुक में बहुत कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। तो आप जल्दी से देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में कि क्या क्या आपके एंड प्रोडक्ट्स जो है वो बनेंगे, मतलब जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, पाचन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में किस तरीके से कौन कौन से एंजाइम्स का रोल है। तो मैंने पूरा एंजाइम्स यहाँ पर लिख दिया, बहुत आसान है, मैं आपको याद करवा दूंगी, बस सुनते जाओ। तो सबसे पहली बात है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत है इसमें जगह जगह से क्या है सब रसायन आते हैं और एंटर एक ही जगह करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, इतनी बात सबको याद रखनी है कि आते सब जगह से हैं पर एंटर कहाँ करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और किस एरिया से एंटर करते हैं ये स्पेसिफिकली पूछा जाता है। तो आपका हो जाएगा ड्यूडेनम, तो स्टमक से स्टार्ट हो जाता है आपका क्या, आपका ड्यूडेनम, इधर स्टमक के ऊपर स्टमक है इधर साइड में, और इधर से स्टार्ट हो जाता है सी शेप का ड्यूडेनम। तो सबसे पहले कहाँ एंटर हो जाता है ड्यूडेनम में, सारे रसाव अंदर एंटर हो जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो जाता है ड्यूडेनम का जेजनम, फिर आपका हो जाता है इलियम। तो तीन चीज याद रखनी है, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम, ये तीन भाग किसके हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के, ये तीन भाग है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन भाग में सारा रसाव कहाँ एंटर होता है ड्यूडेनम में। जेजनम और इलियम में क्या होता है, यहाँ पर अवशोषण होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना बहुत अच्छे से, मतलब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, सबको ये बात समझ में आ गई। चलो अभी बात कर लेते हैं, क्या यहाँ पर बात चल रही है कि आपका जो सबसे पहले जो रसाव है वो कहाँ से आएगा। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहला रसाव आ जाता है आपका लिवर यकृत से। तो लिवर क्या सेक्रीट करता है, बाइल जूस सेक्रीट करता है, और ये बाइल जूस जो है वो क्या करता है, इसका काम देखो इंपॉर्टेंट है, इसका दो काम होता है बाइल का। बाइल जूस जो कि यकृत सेक्रीट कर रहा है, इसका दो काम है। पहला काम क्या है, इसका पहला काम हो जाएगा पित्त का, पहला काम होगा कि ये जो माध्यम है, कहाँ का माध्यम, जो कि खाना हमारा आ रहा था कहाँ से, मुख से, पेट में कैसा था माध्यम, अम्लीय था, अब ये माध्यम कैसा बना देगा, क्षारीय। तो ये आपका काम क्या हो जाता है, क्षारीय माध्यम को बनाना। इसका मतलब अब ये क्या करेगा, बाइल का पहला काम क्या हो गया, ये अल्कलाइन कर देगा मीडियम को। इस अल्कलाइन मीडियम में ही सारी एंजाइम्स एक्टिवेट हो पाएंगी, इसलिए यहाँ पर अब माध्यम का अल्कलाइन होना जरूरी है। दूसरा काम क्या है आपका बाइल का, ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, या एक सिंपल वे में समझ लो, ये एक्टिवेट करता है किसको, लाइपेज को। लाइपेज क्या है, लाइपेज ऐसी एंजाइम है जो कि डाइजेस्ट करेगी किसको, वसा को। तो यहाँ पर ये एक्टिवेट कर रहा है किसको, लाइपेज को, और लाइपेज किसको डाइजेस्ट करती है, वसा को डाइजेस्ट करती है। इसका मतलब ये फैट को डाइजेस्ट करती है, किसमें, सिंपलर फॉर्म में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, ये सिंपलर फॉर्म हो जाता है किसका, फैट का, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो कि वसा का सिंपलर फॉर्म है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले सेक्रेशन कहाँ किससे आएगा, लिवर से आएगा। लिवर ने क्या सेक्रेट किया, यकृत ने क्या दिया, यकृत ने बनाया बाइल जूस। ये बाइल जूस का पहला काम हो गया। ये मीडियम जो माध्यम है पूरा किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब ये कैसा बना देगा आपका, एल्कलाइन क्षारीय बना देगा, क्योंकि अभी तक माध्यम कैसा था, एसिडिक था, अम्लीय, जो कि स्टमक के अंदर HCl के माध्यम से हुआ था। तो अब क्या किया, क्षारीय बना दिया। दूसरा काम क्या होगा, ये लाइपेज को एक्टिव करेगा। ये जब एक्टिव कर देगा तो इस पे वसा क्या है, वसा के ऊपर लाइपेज काम करेगा और ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ठीक, अब दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर साथ में प्रेजेंट है पैनक्रियाज, स्टमक के पास और लिवर के नीचे इधर साइड में, और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है आपका, पैनक्रियाज, अग्नाशय। तो मतलब अभी तक स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या, लिवर से आया, अब अग्नाशय से आएगा। अग्नाशय क्या करेगा, पेनक्रियाटिक जूसेस सेक्रेट करेगा, और ये पेनक्रियाटिक जूस क्या करेंगे, फर्दर डाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन अभी तो दूसरों से चीजें ले रहा है, किससे, आपका कभी यकृत से लिया, कभी पेनक्रियाज या अग्नाशय से लिया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी उसकी जो दीवार है, स्मॉल इंटेस्टाइन की छोटी आंत की जो दीवार है, वो कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस को निकालेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट इंटेस्टाइनल जूस में ये एंजाइम होती है क्या, आपकी एंटेरोकाइनेज। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स एंटेरोकाइनेज एंजाइम निकालेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। और ये एंटेरोकाइनेज जो कि कौन निकाल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन निकाल रही है। ठीक है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम ये क्या करेगी, ये एक्टिव करेगी ट्रिप्सिनोजेन को,
और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसी ट्रिप्सिन में। देखो याद कैसे करना है, ठीक है। अभी तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सुनाई दिया। देखो सबसे पहले देखो कि हमने लेबर समझ लिया, पेनक्रियास पर आए। पेनक्रियास में ये चीज समझ लो कि वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों नेचर शो करता है, मतलब ये आपका एक तरह से बाह्य ग्रंथि भी है और आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। बाह्य ग्रंथि और अंतःस्रावी, मतलब अंतःस्रावी में क्या होता है, एंडोक्राइन हो जिसमें कि आपके हार्मोन्स वाली बात आ जाती है, इंसुलिन और ग्लाइकोजन, और एक्सोक्राइन नेचर क्या हो जाएगा, जिसमें कुछ पेनक्रियाटिक जूसेस आपका सेक्रेट करती है। अब पेनक्रियाटिक जूसेस ये कौन कौन से सेक्रेट करेगी, ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, न्यूक्लियेजेस हो गया, अमाइलेजेस हो गया, लेपेजेस हो गया और पार्प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस हो गया, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, फिर आपका न्यूक्लियेजेस, फिर आपका लाइपेजेस, फिर आपका एमाइलेजेस, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। एक बार देख लो, दिमाग में रह जाएंगी चीजें, ठीक है। तो ये सारी एंजाइम्स, अब ये सारी एंजाइम्स क्या है ना, ये इनएक्टिव है। जो पेनक्रियास पेनक्रियाटिक एंजाइम्स निकाल रहा है, जूसेस निकाल रहा है, ये सारे एंजाइम्स क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। इनको एक्टिव कौन करेगा, इनको एक्टिव करेगा एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज एंटर हुआ तभी क्या हो गया, ये चीजें एक्टिव हुई, ठीक है। तो एंटेरोकाइनेज कौन बनाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार बनाती है। ये क्या करेगी एंटेरोकाइनेज, ट्रिप्सिनोजेन पर सबसे पहला काम ये होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर 9 to 10 तो 6 to 8 वाले लोग देख रहे हैं तो ये सबसे पहले एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजेन को इस पे एक्ट करेगी और साथ ही साथ इसको कन्वर्ट कर देगी ट्रिप्सिन में। अब ये जो ट्रिप्सिन बन गया, ये जो यहाँ पर ट्रिप्सिन बन गया, इस ट्रिप्सिन का काम क्या होगा, ये सारी जितनी भी एंजाइम्स हैं यहाँ पर, इनको क्या कर रही है, ये एक्टिवेट कर दे रही है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल से एंटेरोकाइनेज एंजाइम निकली, इस एंटेरोकाइनेज एंजाइम ने ट्रिप्सिनोजेन को, जो कि इनएक्टिव फॉर्म था, ये सक्रिय नहीं था, ये इनएक्टिव था, इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, सक्रिय फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ही ये सक्रिय ट्रिप्सिन बन गया, ये सारे एंजाइम्स पे एक्ट करेगा और इन सब को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। यहाँ तक सबकी बातें हो गई। चलो अब ये काम क्या क्या करेगा, तो जितने भी सिंपलर फॉर्म है, सिंपल याद कर लो, सिंपल याद कर लो। कैसे याद करना है, अगर कोई प्रोटीन है तो उसको तोड़ के कितना कर देगा, उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। प्रोटीन के क्या अमीनो एसिड से मिलकर ही तो प्रोटीन्स बनते हैं, तो उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, प्रोटीन्स में, सॉरी अमीनो एसिड, जो कि सिंपलर फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं क्या, पॉलीसेकेराइड, जितने भी जटिल आपके शुगर, जितने भी जटिल आपके कार्बोहाइड्रेट है, जैसे पॉलीसेकेराइड, स्टार्च हो गया, इन सबको कन्वर्ट कर देगा किसमें, आपके ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब सबसे सरल रूप कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, ग्लूकोज। तो देखो जितने भी पॉलीसेकेराइड्स है वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं किसमें, आपके ग्लूकोज के फॉर्म में। मैं याद करवा दूंगी ये भी, ठीक है। फैट्स, वसा किसमें कन्वर्ट हो जा रही है, कन्वर्ट होते होते फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जा रही है। न्यूक्लिक एसिड कन्वर्ट होते किसमें, शुगर और बेस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसी जगह है जहां पर सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड में टूट जाता है, फूड का फर्दर डाइजेशन अब नहीं होगा, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अब देखो याद कैसे रखोगे, काइम क्या होता है, काइम वो भाग होता है जो कि आपके स्टमक में प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं जैसे खाना जो अंदर स्टमक में चला गया उसको काइम बोलते हैं, ठीक है, उसका नाम ही हो गया काइम। तो काइम में क्या प्रोटीन का पार्ट है, अगर प्रोटीन है, अगर खाना में हमने अगर प्रोटीन की डाइट ली तो मतलब प्रोटीन है खाने में। अब प्रोटीन में क्या होगा, ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, डाइपेप्टाइड में पहले कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये डाइपेप्टाइड क्या हो जाएंगे, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक। अब अगर पॉलीसेकेराइड है, काइम अगर कार्बोहाइड्रेट खाना जो खाया वो कार्बोहाइड्रेट रिच है, तो मतलब वो काइम कैसा हो गया, अब कार्बोहाइड्रेट वाला खाना हो गया। तो उसमें अमाइलेज, हमेशा कार्बोहाइड्रेट पे अमाइलेज लगता है, हमेशा प्रोटीन पे ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन लगता है, हमेशा फैट पे लाइपेज एंजाइम लगता है, हमेशा न्यूक्लिक एसिड पे न्यूक्लियेजेस लगता है, नाम से क्लियर है, ठीक है। तो फैट, लाइपेज और आपका पॉलीसेकेराइड, कोई भी आपका सेकेराइड्स होंगे मतलब ग्लूकोज वाले फॉर्म होंगे या फिर कार्बोहाइड्रेट होंगे, तो उसमें क्या लगेगा, उसमें अमाइलेज लगेगा, ठीक है। ये एंजाइम्स हमेशा होते हैं, यहाँ पर मैं साइड में लिख दे रही हूँ जिससे कि आप ना इसको रिलेट कर पाओगे क्या मैं बोल रही हूँ, इसको मैं साइड में लिख देती हूँ। जैसे कि आपका अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, एक मिनट मार्कर चेंज कर लूँ, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, कोई भी अगर कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कोई भी अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उस पर कौन सी एंजाइम एक्ट करेगी, उस पर एंजाइम एक्ट करेगी अमाइलेज। कोई भी अगर प्रोटीन है या पेप्टोन है, कुछ भी है, तो इस पे कौन सी एक्ट करेगी, ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। फिर काइमोट्रिप्सिन, मतलब ट्रिप्सिन वाली हो जाएंगी, ठीक। फिर आपका क्या बचा इसमें, हाँ फैट्स है, कोई भी अगर वसा वाला खाना है तो इस पे क्या एक्ट करेगी, इस पे एक्ट करेगी लाइपेजेस एंजाइम, ठीक। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अब आ गया न्यूक्लिक एसिड पे कौन सी एक्ट करेगी, न्यूक्लियेजेस,
ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये चार्ट को इसको नोट कर लो, ये वाला इसमें स्टार मार्क कर लो, जिससे कि आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। कार्बोहाइड्रेट है कोई भी तो अमाइलेज लगेगा, प्रोटीन है तो आपका ट्रिप्सिनोजन या आपका काइमोट्रिप्सिनोजन लगेगा, फैट है तो लाइपेजेस लगेगा, न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लियसेस लगेगा। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर एक चीज और देख लो कि कोई भी जो डाइसेक्राइड है, मतलब कि कोई भी जब डाइसेक्राइड के फॉर्म में आपकी शुगर है, जो कॉम्प्लेक्स शुगर से सिंपलर फॉर्म में डाइसेक्राइड के फॉर्म में आई कॉम्प्लेक्स, तो अब क्या है, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, ये क्या है, ये आपकी डाइसेक्राइड्स है। तो ये मोनोसेक्राइड में जब कन्वर्ट होंगी तो इसका मतलब देखो, माल्टोज, माल, माल मतलब बहुत सारी चीज, तो जब माल मतलब मुझे बहुत सारा, मतलब मैं अगर माल खा रही हूँ तो मतलब जब मैं खाना बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब रिच खाना खा रही हूँ तो मेरे अंदर ग्लूकोज ही ग्लूकोज भर जा रहा है। ठीक है, याद करने का तरीका है कि मैं अगर खाना बहुत ज्यादा खा रही हूँ, बहुत रिच खाना खा रही हूँ, तो क्या है, मेरे अंदर माल ही माल भर जा रहा है खाने के फॉर्म में, तो अब मेरे पास क्या है, ग्लूकोज ही ग्लूकोज है। तो जहां पे भी माल वाली बात आई, माल्टोज, ये इंपॉर्टेंट होता है, कई बार वनडे एग्जाम से पूछा गया है। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज का बनकर क्या हो जाएगा, देखो माल्टोज, माल हो गया, तो माल मतलब बहुत सारा जो भी खाना खाया, तो जब मैंने बहुत सारा खाना खाया तो ग्लूकोज ही ग्लूकोज भर गया, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज मिलकर क्या हो जाता है, माल्टोज। लैक्टोज, तो लैक्टोज कैसे हो जाएगा, एक तो ग्लूकोज रहेगा, दूध पीते हैं तो एनर्जी मिलती है, तो ग्लूकोज, पर क्या है, लैक्टोज से गैलेक्टोज। ठीक है, कुछ सिमिलर लग रहा है ना, गैलेक्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज। फिर स्यूक्रोज, स्यूक्रोज है तो वापस से स्यूक्रोज मतलब कि चीनी का फॉर्म, तो चीनी का फॉर्म तो ग्लूकोज तो होगा ही होगा, और साथ साथ अब क्या क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज, जो कि आपकी क्या होती है, आपकी फ्रूट में शुगर पाई जाती है। तो स्यूक्रोज से फ्रक्टोज, लैक्टोज से गैलेक्टोज, माल्टोज हो जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो ये आपको ये भी चार्ट यहाँ पर याद रखना है। तो आई होप यहाँ तक आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब अगर मैं एक सिंपल आपको एक रिकॉल करवा दूं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, जस्ट जल्दी से मैं पूरी एलिमेंट्री कैनाल आपको आहार नाल रिवाइज करवा देती हूँ, कैसे आपको डाइजेशन होना, फटाफट से हम रिवाइज करेंगे। तो डाइजेशन हमारा पाचन, ठीक है, हम इसको रिवाइज करेंगे विद इन 2 मिनट्स। डाइजेशन, पाचन, ठीक है, तो पाचन हुआ, सबसे पहला पाचन कहाँ हमने देखा, हमने मुख में देखा, माउथ में देखा सबसे पहला पाचन, तो माउथ में किस चीज का पाचन हुआ, स्टार्च का पाचन हुआ। ठीक है, मंड का पाचन हुआ, और ये मंड किस में कन्वर्ट हो गया था आपका, ये माल्टोज में कन्वर्ट हो गया था, और यहाँ पर सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम यूज हुई थी। ठीक है, स्टार्च, मंड जो कि माल्टोज में कन्वर्ट हुआ था, मुख में ये काम हुआ था। दूसरा हमने देखा था स्टमक, स्टमक में क्या हुआ था, स्टमक में आपका प्रोटीन्स का डाइजेशन हुआ था, और प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए एंजाइम्स कौन सा लगा था यूज, यहां पर पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन, पेप्सिन, और ये एक्टिव किसकी मदद से हुआ था, HCl की मदद से ये क्या हो गया था, ये एक्टिव हो गया था, और प्रोटीन्स को प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में इसने तोड़ा था। ठीक है, और माध्यम कैसा चाहिए था स्टमक का, हमें एसिडिक स्टमक का माध्यम चाहिए था। अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या था, यहाँ पर क्या था, कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या था, यहाँ पर डाइजेशन के लिए फैट्स, फैट्स का डाइजेशन हुआ तो किसकी मदद से हुआ था, लाइपेज की मदद से, जो कि किसने निकाला था, लिवर ने सेक्रीट किया था। नहीं, यहां पर फैट का डाइजेशन हुआ लाइपेज की मदद से, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन गया, और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका लिवर, लिवर भी सेक्रीट करता है क्या, आपका बाइल, जो कि फैट्स को इमल्सिफाई करने में मदद करता है। दूसरा हमने देखा कि यहाँ पर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, फिर आपका कार्बोहाइड्रेट्स, फिर आपका फैट्स, इन सब के डाइजेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ी थी, एंटेरोकाइनेज की जरूरत पड़ी थी। सबसे पहले एंटेरोकाइनेज की जरूरत पड़ी, और एंटेरोकाइनेज कौन बना रहा था, एंटेरोकाइनेज बना रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स बना रही थी, तो ये एक्टिवेट कर रही थी किसको, ट्रिप्सिन को। अब ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया तो ये क्या करेगी, फर्दर सारी एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, फर्दर सारी एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई ना, कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और आपका एक बच गया न्यूक्लिक एसिड, इन सबको क्या करना है, इन सबको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना है। ठीक है, सिंपलर फॉर्म में। अब सिंपलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, प्रोटीन्स का क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रोटीन्स का हो जाएगा आपका अमाइनो एसिड्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएंगे सिंपल शुगर,
और फैट्स का क्या हो जाएगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। न्यूक्लिक एसिड का क्या हो जाएगा आपका? शुगर प्लस बेस। तो ये सारी चीजें क्या थी? सिंपलर फॉर्म में हुई थी। और एंटेरोकाइनस स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से एंजाइम निकला था जिसने ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव किया था। तो क्या बन गया था? ये एक्टिव ट्रिप्सिन बन गया था, जो कि सारी एंजाइम्स आपकी, चाहे काइमोट्रिप्सिनोजेन हो, चाहे आपके अमाइलेज हो, चाहे लाइपेज हो, चाहे आपकी न्यूक्लियेजेस हो, इन सबको एक्टिव कर रही थी और ये फर्दर काम कर रहे थे। फिर मैंने आपको लास्ट में क्या बताया था? एक ग्लूकोज वाला याद कर लो, माल। जब बहुत ज्यादा खा लिया माल तो क्या हो गया? ज्यादा ही ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज हो गया। जब क्या खाया हमने? फिर हमने माल्टोज देखा, फिर हमने लैक्टोज देखा। तो लैक्टोज में क्या था? ग्लूकोज तो था ही प्रेजेंट, क्योंकि ग्लूकोज तो हमें दूध तो हमें एनर्जी देगा, साथ साथ क्या हो गया यहाँ पर? गैलेक्टोज हो गया। ठीक है, फिर हमने माल्टोज, फिर सुक्रोज आया। सुक्रोज में क्या था? ग्लूकोज तो था, फिर साथ साथ फ्रक्टोज हो गया। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आपको याद हो गई। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स याद हो गए। अब देखो, डाइजेशन में हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। फिर हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन तो होगा, साथ साथ एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? आपका जेजुनम और इलियम करेगा एब्जॉर्प्शन। और किसकी मदद से? विलाई की मदद से करेगा। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में खाना चला जाएगा, जो कि वेस्ट के फॉर्म में है, वहां से पानी और सॉल्ट्स और आपकी यूजफुल सब्सटेंसेस ले लिया जाएगा और एनस के थ्रू क्या है? गुदा के थ्रू बाहर खाना निकल जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। और आपको सेशन कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा। इसके बाद हम करने वाले, मैंने आपको जैसे बता दिया, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर क्लास 9 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का बहुत लोगों की डिमांड थी, उस चैप्टर को हम करेंगे विद न्यूमेरिकल्स। तो चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। कोई नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, लोगों तक पहुंचाना। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।